हॉरर फिल्मों में अक्सर एक लाइन होती है जो सब कुछ बदल देती है। वो लाइन है एक सच्ची कहानी पर आधारित। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं जो शैतानी साए या डिमोनिक पोजेशन के सबसे मशहूर मामलों में से एक मानी जाती है। 2005 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, और इस फिल्म में भी यही टैगलाइन थी। पर यह सिर्फ कोई फिल्मी चाल नहीं थी, ये फिल्म वाकई जर्मनी की एक लड़की एनालीज मिशेल के असली और बेहद परेशान कर देने वाले केस पर आधारित थी। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। एनालीज की कहानी एक पहेली जैसी है। एक तरफ हैं अलौकिक दावे और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक तर्क। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास और विज्ञान की हदों पर सवाल उठाने को मजबूर कर देती है। आइए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ जब एनालीज सिर्फ 14 साल की थी। स्कूल में वो बस बेहोश हो गई थी, जो सुनने में एक आम बात लगती है। लेकिन इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। डॉक्टरों को कुछ भी समझ नहीं आया। 1970 तक वो अस्पताल में थी और उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी थी। फिर अगले कुछ सालों में उनका बर्ताव इतना अजीब हो गया कि पहचानना मुश्किल था। वो कुत्ते की तरह भौंकती, मकड़ियां खाती और दिन में 600 बार घुटनों के बल झुकती थी, जिससे उनके घुटने पूरी तरह जख्मी हो गए थे। और आखिर में 1976 में 67 बार झाड़ फूक की रस्में होने के बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। झाड़ फूक के दौरान ये दावा किया गया कि एनालीज के अंदर एक नहीं बल्कि 6 अलग-अलग राक्षस थे, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें लूसीफर से लेकर हिटलर तक के नाम शामिल थे। कहा तो ये भी जाता है कि ये राक्षस उसके जरिए बात करते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भयानक सेशंस की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। तो यहां आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या एनालीज मिशेल पर वाकई किसी शैतानी ताकत का साया था, या फिर ये एक ऐसे दिमाग की कहानी थी जो अंदर ही अंदर टूट रहा था? यहीं से हम इस कहानी को अलौकिक दुनिया से निकालकर विज्ञान की दुनिया में लाते हैं। एनालीज जैसे केस को समझने के लिए साइंस हमें एक बहुत ही पेचीदा कंडीशन की तरफ ले जाता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID। ये एक ऐसी हालत है जहां किसी भयानक सदमे या तनाव से बचने के लिए दिमाग खुद को अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग पहचानों में बांट लेता है। DID को पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें एक ही इंसान के अंदर कई अलग-अलग पर्सनैलिटीज होती हैं, जिन्हें ऑल्टर्स कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है मेमोरी लॉस, मतलब याददाश्त में भारी कमी। क्योंकि जब एक ऑल्टर एक्टिव होता है तो मुख्य पर्सनैलिटी को उस समय हुई किसी भी घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अब देखिए, हमारी अपनी पहचान भी कितनी कॉम्प्लेक्स होती है ना? साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स की थियोरी इसे समझने में हमारी मदद करती है। उनका कहना है कि हम सबके अंदर 3 स्व या सेल्फ होते हैं। एक वो जो हम असल में हैं, दूसरा वो जो हम सोचते हैं कि हम हैं, और तीसरा वो जो हम बनना चाहते हैं। जब इन तीनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एक गहरा अंदरूनी संघर्ष पैदा हो सकता है। DID जैसे मामलों में ये टकराव इतना बढ़ जाता है कि पहचान ही कई हिस्सों में टूट जाती है। ये हालत कितनी एक्सट्रीम हो सकती है, इसका अंदाजा किम नोबल के केस से लगता है। किम एक ऐसी महिला हैं जिनके 100 से भी ज्यादा अलग-अलग ऑल्टर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, और हर एक का अपना नाम, अपनी उम्र और अपनी अलग यादें हैं। तो सवाल है, ये ऑल्टर्स काम कैसे करते हैं? इसमें एक होस्ट या मेजबान पहचान होती है जो कि मुख्य व्यक्तित्व है, और फिर कई ऑल्टर पहचानें होती हैं। जब कोई ऑल्टर कंट्रोल ले लेता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को कोई और ही चला रहा है, और इस दौरान होस्ट को कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए इसे डिसोसिएशन या विघटन कहते हैं। चेतना और याददाश्त के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, तो अब इस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ वापस एनालीज की कहानी पर लौटते हैं और सबूतों को एक नए नजरिए से देखते हैं। एनालीज की मौत का जो ऑफिशियल कारण सामने आया वो बहुत ही दुखद और पूरी तरह से मेडिकल था। भूखमरी और शरीर में पानी की भयानक कमी। जब उनकी मौत हुई तो उनका वजन सिर्फ 32 किलो रह गया था। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इस कहानी को अलौकिक दावों से खींचकर इंसानी तकलीफ की जमीन पर ले आती है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये अलौकिक दावों और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को आमने सामने रखता है। एक तरफ दावा है राक्षसी आवाजें सुनने का। विज्ञान कहता है कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से होने वाले ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। राक्षसों की तरह बोलना, ये DID के ऑल्टर्स और बहुत ज्यादा धार्मिक होने के भ्रम का मिला जुला असर हो सकता है। खुद को सजा देना, ये पाप को लेकर एक जुनून हो सकता है, और खाने से मना करना, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक क्लासिक लक्षण है। और इस केस का अंत हुआ एक कोर्ट रूम में।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने यह दलील दी कि एनालीज की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे सही समय पर मेडिकल मदद मिलती। इसी आधार पर उसके माता पिता और वो दोनों पादरी जिन्होंने झाड़ फूक की थी, उन्हें लापरवाही से हुई हत्या का दोषी पाया गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि डीआईडी जैसी इतनी गंभीर हालत आखिर होती क्यों है? इसकी जड़ कहाँ है? और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में डीआईडी के लगभग 90% मामले बचपन में हुए किसी गंभीर और लगातार हुए सदमे या दुर्व्यवहार का नतीजा होते हैं। असल में डिसोसिएशन या विघटन दिमाग का खुद को उस दर्द से बचाने का एक तरीका है जिससे वो सह नहीं सकता। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिसोसिएशन मतलब खुद से कटा हुआ महसूस करना, ये उतना भी रेयर नहीं है जितना हम सोचते हैं, और इससे जुड़े जो गलत मिथक हैं उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। असल में डिसोसिएशन एक स्पेक्ट्रम की तरह है। इसके हल्के और छोटे-मोटे अनुभव तो बहुत ही आम हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्टडीज के मुताबिक करीब 74% लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इसे महसूस किया है। जैसे कभी-कभी गाड़ी चलाते हुए अचानक अपनी मंजिल पर पहुंच जाना और ये याद न रहना कि आप यहां तक आए कैसे। और हाँ, डीआईडी तो इसका सबसे एक्सट्रीम रूप है, लेकिन डिसोसिएशन के और भी कई हल्के रूप होते हैं, जैसे डिसोसिएटिव एमनीशिया, जिसमें इंसान किसी बुरी घटना को भूल जाता है, या डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें लगता है कि कोई अपनी जिंदगी को एक फिल्म की तरह बाहर से देख रहा है, या फिर डीरियलाइजेशन, जिसमें आसपास की दुनिया ही नकली या सपने जैसी लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। फिल्में अक्सर डीआईडी जैसी कंडीशन को बहुत सनसनीखेज बना देती हैं। मरीजों को या तो हिंसक विलेन दिखाया जाता है या फिर मजाक का पात्र। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, इस तरह की इमेज बनाने से असल दुनिया में लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये डर और अकेलापन बढ़ाता है, जबकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत समझ और सहारे की होती है। तो आखिर में एनालीज की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि इंसानी दिमाग अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और ताकतवर है। मिथकों और डर की जगह अगर हम वैज्ञानिक समझ और सहानुभूति से काम लें तो इन उलझनों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। अगर हमारा दिमाग खुद को बचाने के लिए पूरी की पूरी नई दुनिया बना सकता है, तो फिर उसकी असली क्षमता की सीमा क्या है?